की बढ़ती हुई इकोनॉमी और मजबूत बाजारों के साथ देश में एक तरह के इन्वेस्टमेंट्स बहुत तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिनके बारे में आप बहुत कम जानते हैं और पहचानते हैं। जी हाँ, प्राइवेट इक्विटी। आप कहते हैं इक्विटी के बारे में तो आप जानते हैं, लेकिन ये प्राइवेट इक्विटी है क्या और क्यों प्राइवेट इक्विटी में आजकल बड़े बड़े इन्वेस्टर्स बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं, निवेश कर रहे हैं और बड़ा पैसा कमा भी रहे हैं। कैसे प्राइवेट इक्विटी को पहचानें और वहां से कैसे आप फायदा उठा सकते हैं, आज हमने इस पर एक खास चर्चा की है। और ये चर्चा की है हमने दो खास मेहमानों के साथ, जिनमें से एक को तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते पहचानते हैं। जी हाँ, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के चेयरमैन रामदेव अग्रवाल सर हमारे साथ हैं। और दूसरे एक बेहद खास मेहमान है विशाल तुलसियान साहब, जो एमडी और सीईओ है मोतीलाल ओसवाल अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के। आप दोनों का एक बहुत बहुत स्वागत है। और मैं बता दूं आपको कि जो तुलसियान साहब फंड चलाते हैं, प्राइवेट इक्विटी फंड, 2006 से वो नए नए स्टार्टअप्स में और नई नई कंपनियों में निवेश कर रहे हैं प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर के तौर पर। और हाल ही में उन्होंने अपनी एक किताब प्रकाशित की है जिसका नाम है माई वे 3.0। समझ गए होंगे, 3.0 मतलब 2 किताबें पहले आ चुकी है और ये तीसरी किताब है। और इस किताब में कुछ खास बातें हैं जो आपको हमको सीखनी समझनी चाहिए। ये यानी कि वो एंटरप्रेन्योर्स जिन्होंने जीरो से शुरुआत की, एक अलग सपने के साथ, एक अलग सोच के साथ अपने कारोबार को बहुत बड़ा बनाया और बड़े सक्सेसफुल हुए। तो आज कुछ वैसी कहानियों पर भी हम इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले रामदेव सर, शुरुआत आपसे करना चाहता हूं। आप तो इक्विटी वाले आदमी हैं, प्राइवेट इक्विटी वाले कब से निकले ये पता नहीं चला सर। ये प्राइवेट इक्विटी है क्या? हाँ, एक एक्चुअली मेरे को नहीं मालूम था प्राइवेट इक्विटी के बारे में जी। तो ये भाई साहब जो हैं ये रैबो बैंक में काम करते थे जी, और चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। थोड़ा जो नवीन अग्रवाल उनके डिस्टेंट रिलेटिव हो रहे हैं, तो ऐसे मेरे से मुलाकात करा जी। तो बोले कि आप तो शेयर खरीदते हो 10, 12, 15, 20 के पी में खरीदते हो, हाँ। लेकिन मैं आपको सिंगल डिजिट पी में शेयर दिलाऊंगा, लेकिन अनलिस्टेड होगा। बोले हमको क्या अंतर पड़ता है, हमको तो शेयर सस्ता चाहिए बस। करेक्ट है ना, हाँ। तो उस चक्कर में मैं इनसे बात करना चालू किया, हाँ। और फिर देन धीरे धीरे रिलेशनशिप डेवलप हुआ। फिर 2006 में हमने बोला कि अभी चलो प्राइवेट इक्विटी चालू करते हैं साथ में मिलके। ये हमारे पास आए और फिर हम लोग मतलब फंड फ्लोट किया, फर्स्ट फंड। और उसमें मतलब फिर वहाँ से प्राइवेट इक्विटी का कल्चर चालू हुआ। तो अब क्या है, 2 अंधे बाजार में घूम रहे हैं, ऐसे वाली बात थी। लेकिन मेरा एक ही एक्सपीरियंस था कि इन्वेस्ट कैसा करना, क्योंकि जो 25-30 साल से वो इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस था, उसी कारण से कई मिसहैप्स, मतलब वहाँ भी गलतियां हुई पहले में, लेकिन उसका बाजार बहुत इनएफिशिएंट था जी। तो उसी कारण से वो फंड बहुत अच्छा हुआ। फाइनली बहुत अच्छा किया, 20-22% है ना, 20-22% रिटर्न आया उसमें। फिर वो चलते चलते पहला फंड किए, फिर उसका दूसरा फंड किए, ये तीसरा फंड किए, अब चौथा फंड भी हो चुका है। मतलब सो ये तीसरा फंड पूरा इन्वेस्ट हो गया 2-2.5 हजार करोड़ का। तो उसके बारे में उन्होंने जितने भी 10-12 कंपनी है, सबका जो है उनकी जो जीवन कहानी हो, कैसे मतलब एंटरप्रेन्योर बने। इट इज सेलिब्रेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। मतलब एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा जादू है जी, मतलब डूइंग मैजिक आउट ऑफ नथिंग, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। क्या बात है ना। तो ये कैसे कैसे कहानियां हैं वो आप इसमें पढ़ेंगे तो आपको एक तो उत्साह मिलेगा कि भाई हम भी एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। दूसरा ये है कि जो प्राइवेट इक्विटी वाले क्या करते हैं, ये तो एंटरप्रेन्योर हो गए, लेकिन इनका क्या रोल है, ये कब आपको कैपिटल प्रोवाइड करते हो, कितना कैपिटल प्रोवाइड करते हैं, अथाह है। मतलब इतना कैपिटल अवेलेबल है फॉर अ टेरिफिक आइडिया एंड टेरिफिक एंटरप्रेन्योर, वो है प्राइवेट इक्विटी। मतलब और वही जो है आगे सब आता है और फिर फाइनली वो पब्लिक इक्विटी में मिलता है। सो मेरा इंट्रोडक्शन जो 2006 में हुआ, और तब से जो है ये जो प्रैक्टिस है ये वो पब्लिक इक्विटी में मिलता है। सो मेरा इंट्रोडक्शन जो 2006 में हुआ, और तब से जो है ये जो प्रैक्टिस है ये बहुत बड़ा प्रैक्टिस हो गया मोतीलाल ओसवाल के अंदर। वो किसी मालूम नहीं इतना, लेकिन ये इट इज एक हीरा है वो कंपनी के अंदर। और ऐसे कुछ हीरे मैं हमारे दर्शकों को बता दूं जो मुझे ध्यान में है, हाँ। बहुत सारे ऐसे हैं। आपने नाम सुना होगा डिक्सन का, डिक्सन टेक, आपने नाम सुना होगा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, आपने नाम सुना होगा GR इंफ्रा। ये कुछ ऐसी बेहतरीन कंपनियां हैं जो आज आपको इतनी बड़ी साइज की दिखती है। इन बड़ी साइज की कंपनियों में आज से 15 साल पहले, 12 साल पहले रामदेव सर और विशाल तुलसियान साहब ने ऐसे समय पैसा लगाया जब इनके वैल्यूएशन 50, 100, 200 करोड़ मुश्किल से हुआ करते थे। तो विशाल जी, वैसे आज रामदेव सर ने मेरा काम बड़ा आसान कर दिया, कई सारे सवाल आपसे डायरेक्टली पूछ डाले हैं। तो सबसे पहले मुझे इस किताब के बारे में बताइए, इस किताब में आपने लिखा क्या है? अनिल जी, हमने ना करीबन 10 साल पहले हमारे दिमाग में एक सोच आई थी कि इंडिया में हर बड़े एंटरप्रेन्योर के बारे में हम सब जानते हैं, हम सब पढ़ते हैं और हम उनसे सीखते हैं। तो हमने कहा कि हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं
जिनको हमने सपोर्ट किया, उनकी भी अपनी कहानियां हैं, उनकी भी अपने इंसाइट्स हैं, उनकी भी अपनी लर्निंग्स है। क्यों ना उनकी लर्निंग्स और उनकी इंसाइट्स हम लोगों तक पहुंचाएं कि कैसे इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप के शहरों में नहीं, टियर 2 टियर 3 सिटीज में भी निकल के आ रहे हैं। आपने जीआर इंफ्रा की बात की, वो उदयपुर बेस्ड कंपनी थी। एयू की बात की, वो जयपुर बेस्ड कंपनी थी। कहाँ इंडिया के छोटे छोटे गांव शहरों से बड़ी कंपनियां निकल के आने की संभावनाएं हैं, और कैसे उन कंपनियों को हम लोगों तक पहुंचाएं इस बुक के माध्यम से। तो सर, आप तो लिस्टेड कंपनियों में पैसा लगाने वाले पुराने 1980 के जमाने के इन्वेस्टर हैं। ये इलिक्विड, अनलिस्टेड, इनमें कैसे इंटरेस्ट आ गया और इनमें पैसा लगाना आपने जरूरी क्यों समझा है? देखिए, पहले तो हमने जैसे आपको बताया कि भाई हमको सस्ता कंपनी मतलब देखिए, इन्वेस्टमेंट रिटर्न जो है ना, आप परचेज प्राइस से डिसाइड करता है। यदि परचेज आप यदि 20 रुपये में खरीदो तो आपका रिटर्न मतलब 40 होता है, तो 20 का यदि 40 हुआ तो डबल हुआ। लेकिन यदि वही आप 5 में खरीद लो तो 8 गुना हो गया। तो क्लियरली मैं तो पहले गया था सस्ता खरीदने के लिए, लेकिन जैसे जैसे हम अंदर गए तब समझ में आया इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइवेट इक्विटी। अच्छा। और नेशन बिल्डिंग के लिए कितना इंपॉर्टेंट है प्राइवेट इक्विटी। अच्छा। हाँ, आप देखिए इंटरप्रेन्योर्स हैं आपके पास, जैसे हम भी स्टार्टअप है, मतलब मोतीलाल ओसवाल स्टार्टअप है, लेकिन हमारे पास कोई कैपिटल नहीं था। तो आपको ऐसा बिजनेस मॉडल खोजना पड़ता है जिसमें कभी घाटा ही ना हो, अदरवाइज तो कहाँ से पैसे आएंगे। करेक्ट। लेकिन ये प्राइवेट इक्विटी में क्या है, जैसे आपने कोई कंसेप्ट पकड़ लिया है, अब उसके बाद आपको 200-400-500 करोड़ रुपए चाहिए। जैसे आपने एक टाइल कंपनी बना ली, अब वो आपको जितना कुबत था उतना बना लगा दिए, अभी आपको 10x लगता है, इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, आपको 5x 10x करना है, एक्सपोर्ट करना है, कैपिटल कहाँ है? तो अच्छा, आप लिस्टेड भी नहीं हो, सो वो उस स्टेज पे आपको 200-500 करोड़ देने वाले ये भाई साहब है, ये लोग देते हैं। और भी बड़े बड़े फंड हैं जो और भी बड़े बड़े पैसे देते हैं, हजारों करोड़ रुपए देते हैं। तो वो एक बहुत जरूरी है कि भाई आपको ग्रोथ कैपिटल, एक पर्टिकुलर कंसेप्ट सेट होने के बाद ग्रोथ कैपिटल देने वाली कंपनी फंड जो है वो है प्राइवेट इक्विटी। अब वो उस समय क्या होता है, ये दिस जस्ट बिफोर द लिस्टिंग। प्राइवेट इक्विटी क्या है, तो ग्रोथ कैपिटल है, और दूसरा लिस्टिंग के पहले है। सो अनलिस्टेड है, तो अनलिस्टेड का जो इलिक्विडिटी होता है उसके लिए आपको डिस्काउंट भी मिलता है। अच्छा, उसके चैलेंजेस भी हैं। प्राइवेट इक्विटी में क्या होता है कि इतना ज्यादा रेगुलेटेड नहीं होता, इतना ज्यादा डिस्क्लोजर नहीं होता, तो आपको रिसर्च बहुत डीप चाहिए। आप जो है 2 दिन में खरीद नहीं सकते शेयर, आपको 5, 6, 8 महीना लगता है उसको अंदर घुस के पूरा समझने के लिए, क्योंकि आपको कोई पब्लिक रिसर्च है नहीं उसमें। करेक्ट। तो आपको पूरा कॉम्पिटेंस बनाना पड़ता है, राइट फ्रॉम मतलब ग्रैंडफादर से चालू करते हैं हम लोग, ग्रैंडफादर, फादर, और अच्छा। तुम कैसे किए, ऐसा करते करते पूरे समझ आते हैं। वो जितना जवाब कभी जिंदगी में दिया उतना जवाब देना पड़ता है उसको, मतलब बिफोर वी राइट द चेक। तो मतलब क्लियरली बिकॉज देयर इज नो पब्लिक रिसर्च ना। हमको मालूम क्या है, अब अभी आप राजकोट की कंपनी खरीद लें, 2 कंपनी, अगर राजकोट कभी गए नहीं हम, अब वहाँ की कंपनी के बारे में आप चालू करो तो वो बोलते हैं हम तो राजा हैं यहाँ के। अरे भाई, लेकिन तुम राजा हो, लेकिन बताओ सकते हैं हाँ आपकी प्रजा की तरह कहाँ चालू की है। तो ये चीज बहुत जरूरी है कि भाई आप उसका बहुत ज्यादा रिसर्च करो, और धीरे धीरे फिर समझ में आता है। और उसी कारण से, वो समझ के कारण से ही ये लोग एक्स्ट्रा पैसा कमाते हैं। इनका रिटर्न जो लिस्टेड स्पेस होता है उससे ऑलमोस्ट डबल होना चाहिए, क्योंकि आप डबल होना चाहिए। हाँ, बिकॉज आप लिक्विडिटी रिस्क ले रहे हैं ना। इसमें तो क्या है, आपका रिस्क इज डिफरेंट, आपको एग्जिट नहीं है इसमें। तो विशाल जी, थोड़ा समझाइए कि फिर आप किस तरह की कंपनियों में पैसा लगाते हैं, कैसे चुनते हैं आप? उसके पहले मैं केवल आपकी इलिक्विडिटी पे एक पॉइंट बोलना चाहता हूँ। जैसे प्राइवेट इक्विटी में हम बोलते हैं चीजें इलिक्विडिटी है, लेकिन पब्लिक मार्केट में हम एक चीज बोलते हैं कि इन्वेस्टर रिटर्न एंड इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स आर वेरी डिफरेंट। करेक्ट। बिकॉज इमोशन ड्राइव्स द पैटर्न दैट एन इन्वेस्टर चूजेस, राइट? In private equity, investment return and investor return will be the same because of illiquidity. Because once you invest, you have no choice but to remain invested. Right? And that is what gives a superior return to an investor. क्योंकि investment और investor return private equity में same होता है। आप फंस जाते हो, अब जब आप फंस जाते हो तो आपके लिए इन द लॉन्ग टर्म बेहतरीन काम करता है, जो पब्लिक मार्केट आपको वो अपॉर्चुनिटी नहीं देती है। दूसरी चीज हम प्राइवेट इक्विटी में बोलते हैं कि पब्लिक मार्केट में रिटर्न बहुत बार स्ट्रेस के साथ आता है, डेली प्राइस मूवमेंट। प्राइवेट इक्विटी में रिटर्न स्ट्रेस फ्री होता है, देयर इज नो स्ट्रेस इन प्राइवेट इक्विटी, सो दैट्स द पॉजिटिव साइड ऑफ प्राइवेट इक्विटी। जहां तक चुनने की बात है, आपने पूछा, रामदेव जी की एक फिलॉसफी रही है QGLP, राइट? तो हर कंपनी को QGLP में पैरामीटर में हम देखते हैं, और ये हमें प्राइवेट इक्विटी में बहुत सी, पब्लिक मार्केट में यू गेट लेस टाइम टू इवेल्युएट अ कंपनी। इन प्राइवेट इक्विटी, बिकॉज as he mentioned, we spend 6 months
टू अंडरस्टैंड अ कंपनी, उसकी पूरी कुंडली निकालना और सब तरीके से हम क्वालिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर को समझने की बहुत कोशिश करते हैं प्राइवेट इक्विटी में। और हमें ये लगता है कि इस देश में हर बिजनेस अच्छा करने वाला है, ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जो इस देश में अच्छा नहीं करेगा। ये एंटरप्रेन्योर की क्वालिटी है, मैनेजमेंट की क्वालिटी है जो डिफरेंशिएशन करने वाला है। और हमारी जितनी भी कंपनियां जो बहुत बड़ी बनी उसमें मैनेजमेंट क्वालिटी हैज बीन वन ऑफ द की डिफरेंशिएटर। तो QGLP इज अ फ्रेमवर्क टू इवेलुएट एनी प्रपोजल। तो मुझे कोई एक रिसेंट ऐसी सक्सेस स्टोरी बताओ जिसमें आपको बाकी पैरामीटर्स आपको बहुत अच्छे ना भी लगे हों, लेकिन आपको लगा नहीं मैनेजमेंट क्वालिटी बेस्ट है, इसमें तो मैं पैसा लगाऊंगा ही, कुछ ना कुछ अच्छा होगा। तो 2019 में अनिल जी हमने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया, मॉल बायो डायग्नोस्टिक्स नाम है उस कंपनी का। वो कंपनी बेसिकली उन्होंने एक पॉइंट ऑफ केयर मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट बनाई जो ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी जो दुनिया में फैल रही है, जिससे 5000 लोग मरते हैं डेली, उस बीमारी को सॉल्व करने के लिए ये कुछ पागल एंटरप्रेन्योर साथ में आए 2000 में। 15 साल उन्होंने लगाए ये मशीन बनाने में। 15 साल लगाए कि ये पॉइंट ऑफ केयर आप इंस्टेड ऑफ अ पेशेंट कमिंग टू अ सेंट्रल लैब विल मेक सेंट्रल लैब रीच टू अ पेशेंट। तो उन्होंने एक छोटी मशीन बनाई, बैटरी ऑपरेटेड, डज नॉट नीड अ सेंट्रल लैब काइंड ऑफ एन एनवायरनमेंट टू ऑपरेट एंड टेस्ट रिजल्ट्स आर आउट इन 45 मिनट्स बस। तो ये इस कंपनी ने बनाई। और इस कंपनी के एक प्रमोटर है श्रीराम, जिन्होंने उसके पहले अपनी एक कंपनी बेची थी और बेच के उनकी पूरी जिंदगी भर की कमाई 250 करोड़ थी, वो उन्होंने इस कंपनी में डाल दी। अच्छा। और डाल के उन लोग एक कंपनी को प्रोडक्ट उन्होंने तैयार कर दी, लेकिन प्रोडक्ट की कमर्शियलाइजेशन नहीं हुई। ये कंपनी 50 करोड़ का लॉस कर रही थी 2019 में जब हमारे पास आई। लेकिन हमें लगा कि इंडियन पी फंड होके अगर हम इस कंपनी को सपोर्ट नहीं करें तो हमारे एग्जिस्टेंस का क्या मतलब है। तो हमने उस कंपनी में 250 करोड़ रुपए डाले और वो कंपनी आज के दिन में गवर्नमेंट की पूरी कोविड की जो प्रोग्राम हुई, कोविड में जो गवर्नमेंट अक्रॉस द कंट्री टेस्टिंग कर पाई, इट्स बिकॉज ऑफ दिस कंपनी। अच्छा। क्लोज टू 40% labs in this country where COVID test was happening on their equipment. अच्छा। From a 50 crore loss, this company is more than 500 crores in EBITDA today. क्या बात है। And this is for the first time अनिल जी, इंडिया से एक ऐसा प्रोडक्ट निकला जो ग्लोबल लेवल का इनोवेशन है एंड ग्लोबल प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहा है। एंड ये कंपनी यहाँ तक इसलिए आई पाई क्योंकि वो एक एंटरप्रेन्योर की कन्विक्शन था और साथ में हम जैसे प्राइवेट इक्विटी फंड का उनके साथ जुड़ना था सही समय पे। अच्छा सर, प्राइवेट इक्विटी का नाम आता है तो हमेशा है ना वो बड़े बड़े विदेशी नाम ध्यान में आते हैं कि कोई ब्लैकस्टोन या कोई KKR, सिकोया, ये सब के नाम आते हैं, हिंदुस्तान वालों के आते नहीं है। तो मतलब आप ऐसा मतलब क्या अलग कर रहे हैं जो वो विदेशी फंड कर रहे हैं उनसे अलग क्या? देखिए मोतीलाल ओसवाल का जो प्लेटफॉर्म है उसमें अब बेसिकली तो हम रिटेल से चालू किए HNI से तक पहुंचे, इंस्टीट्यूशन से भी काम किए, बट इंस्टीट्यूशन ऑन द म्यूचुअल फंड्स एंड बिग ऑल ओवर हांगकांग, सिंगापुर, न्यूयॉर्क वगैरह। लेकिन प्राइवेट इक्विटी साइड में जब फंड रेज करने की बात आई तो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन था, जो वेल्थ का था या BND का था, ब्रोकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का रिटेल था, वो नेटवर्क को हमने टैप किया। तो उसमें हमने जो डोमेस्टिक रेस किया, बाकी जितने प्राइवेट इक्विटी कंपनीज हैं, ग्लोबल प्राइवेट इक्विटी कंपनीज और बड़े बड़े प्राइवेट इक्विटी कंपनीज हैं, वो सब इंडिया में हैं, सब ऑपरेट कर रहे हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स, बट दे आर ऑल फंडेड बाय फॉरेन कंट्रीज। आवर फंड इज 70-80% इज फंडेड बाय डोमेस्टिक HNIs बेसिकली। अच्छा। हाँ, तो मतलब हिंदुस्तान के लोग ही हिंदुस्तान की कंपनियों में पैसा लगा रहे हैं। तो वो चीज जो है एक अलग है, मतलब जो मतलब अब शायद बाहर वाले भी चाहेंगे यहाँ कहो, लेकिन चाइनीज एक्सपीरियंस और ऐसा है कि इसमें मतलब देखिए आपकी कंपनीज हैं, जब ये प्रॉस्पर करती हैं तो उसका ओनरशिप यदि कंट्री में रहे तो वो सही होगा ना। बड़ी बात है। यदि अर्ली स्टेज में ही आप पूरा एक्सपोर्ट कर दो तो फिर तो मतलब बाद में तो एक तरह से आप एंटरप्रेन्योरशिप एक्सपोर्ट कर रहे हो, अदरवाइज एंटरप्रेन्योरशिप ओनरशिप इज बीइंग एक्सपोर्टेड। सो नहीं, वो भी जरूरी है, फॉरेन कैपिटल भी बहुत जरूरी है, बिकॉज वो लोग जो जितना रिस्क ले सकते हैं, जितना बड़ा कैपिटल ला सकते हैं, शायद हम ना कर सकें अभी, हम अर्ली स्टेज में, लेकिन इम्पोर्टेंस ऑफ डोमेस्टिक कैपिटल इज वेरी हाई, क्योंकि हम जिस तरीके से उस कंपनी को समझ सकते हैं वो उस तरीके से शायद बाहर वाले उस ढंग से ना देखे। ये जो मॉल बायो की जो बात की है, वी वर द ओनली बिडर्स। अच्छा। ग्लोबल इनोवेशन था, मेरे को समझ में आता कि या तो हम एकदम गलत हैं और मतलब दूसरे क्यों देख नहीं रहे हैं इसको। तो इस टाइप का जो हमको जो समझ है जो इंडियन एंटरप्रेन्योर की, वो बाहर वालों को थोड़ा कम रहेगा। हाँ, और दूसरा क्या, आपका जो बैकिंग है, जो डोमेस्टिक मनी का जो बैकिंग है, उसका भी पावर अलग है, वो भी प्रपोजल्स लेके आते हैं। सो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है फॉर इन्वेस्टर्स आल्सो, HNIs आल्सो, टू डू द चेंजेस इन देयर मिक्स 5-10%
2.5%, 5%, 7% प्राइवेट इक्विटी में डालना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट इक्विटी में आपको पैसे मिलेंगे 10 से 12 साल के बाद। आज के आज अच्छा, इन्वेस्टमेंट होराइजन आपका 10-12 साल का होना चाहिए। अभी तो फंड ऐसे 10 से 12 साल के बीच बीच में पैसे आते रहेंगे, जैसे थोड़े आएंगे, लेकिन फिर भी आप समझो कि 10 साल के बाद ही आएंगे पूरे पैसे। विशाल जी देखिए, आमतौर पर अभी तक का हमारे यहाँ जो सिस्टम है स्टार्टअप वाला में, या किसी के पास कोई बढ़िया IIM या IIT करके निकला है बंदा और वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, वो सोचते चलो यार सिलिकॉन वैली चलते हैं, अमेरिका चलते हैं, वहाँ पे स्टार्टअप्स के लिए माहौल भी अच्छा है, पैसे भी मिल जाते हैं, करेक्ट। क्या कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स आपके पास हैं इन्वेस्टमेंट्स के लिहाज से जहाँ पे आपको लगता हो कि नहीं तो ये लोग अगर इनको यहाँ पैसे नहीं मिलते तो वहाँ पहुँच जाते हैं, वो लोगों को यहाँ प्राइवेट इक्विटी के माध्यम से आपने पैसे दिए हैं, उन कंपनियों ने कुछ बड़ा करके दिखाया, वो समझाएं हमें जरा। अनिल जी, ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, और जहाँ पे भाई स्टार्टअप इकोसिस्टम अनिल जी अब इंडिया में भी स्ट्रांग बन रहा है। जैसे बैंगलोर को हम बोलते हैं कि भाई इट इज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हैं। स्टार्टअप और एंजल इन्वेस्टिंग में काफी काम हो रहा है इंडिया में, लेकिन ग्रोथ कैपिटल, जब स्टार्टअप से आप एक रेवेन्यू स्टेज पे आ जाते हैं और वहाँ पे आपको एक ग्रोथ कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है 300 से 500 करोड़ रुपए की लागत की, वहाँ पे प्राइवेट इक्विटी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो कंपनी अब जब बड़ी हो रही है आप उसको इंस्टीट्यूशन बनाने की कोशिश करते हो। करेक्ट। आप एक टीनेजर को आप एक मैच्योर एडल्ट बनाने की कोशिश करते हो, वो काम प्राइवेट इक्विटी के माध्यम से किया जा सकता है, और इसके थ्रू हम एक पूरे इकोसिस्टम को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे हमें लगता है कि भाई आपने एयू की बात की, जब हमने 15 साल पहले एयू में डाला था जयपुर में, उस समय जयपुर से कोई कॉर्पोरेट किसी ने नाम नहीं सुना होगा, एनी कॉर्पोरेट कमिंग आउट ऑफ जयपुर। तो हमने संजय अग्रवाल में हमें लगा कि एक एंटरप्रेन्योर है जो एक विजन रखता है, जो मेहनत करने की सोच है और सही तरीके से एक बैंक बनाना चाहता है, तो हमने उसे सपोर्ट किया और उसके माध्यम से हम जयपुर में और बहुत एंटरप्रेन्योर से मिले। और आज अगर आप देखो तो जयपुर has become the fulcrum of finance companies in India. AU के बाद आज 10 से 15 फाइनेंस कंपनीज आपके जयपुर जैसे शहर से उठ के आए, और एक शहर का वातावरण चेंज हो गया है वो एक इन्वेस्टमेंट और एक कंपनी के माध्यम से। तो काफी लोगों को मौका मिल जाता है, इकोसिस्टम बन जाता है, एकदम माहौल बन जाता है। इसलिए हमें ये प्रोडक्ट यहाँ पे बहुत सक्सेसफुल बनाने की जरूरत है। जैसे रामदेव जी ने बात की डोमेस्टिक पूल ऑफ कैपिटल, हमें आत्मनिर्भरता लानी पड़ेगी प्राइवेट इक्विटी फंड रेजिंग में भी, कि आज से जब इंडिया $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने और उस समय $1 ट्रिलियन का प्राइवेट इक्विटी का कैपिटल पूल हो, 30% उसका हमें डोमेस्टिक कैपिटल से लाने की जरूरत है, तब हम एक आत्मनिर्भरता की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। और ऐसी कुछ कंपनियां हैं जो वाकई में हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर बनाने की तरफ कोशिश कर रही है, क्योंकि अभी सरकार का बड़ा फोकस है मैन्युफैक्चरिंग पर, आत्मनिर्भर भारत पर, तो ऐसी कंपनियों में कुछ बड़ा बनने के पोटेंशियल आपने देखे हैं? तो हमारी एक कंपनी थी डिक्सन टेक्नोलॉजीज, हमने 2007 में अनिल जी 2007-8 में मैं और रामदेव जी सोचे, तो उस समय इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट वाज इक्विवेलेंट टू अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स दैट इंडिया वाज इंपोर्टिंग। तो हमें लगा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग तो इंडिया में होना चाहिए, तो हमें ये कंपनी दिखी डिक्सन टेक्नोलॉजीज, जिसमें हमने पैसे डाले, और हमें लगा कि एक वक्त आएगा जब इंडिया रियलाइज करेगी कि हाँ हमें मैन्युफैक्चरिंग करना है। और मोदी जी आए और 2014 के बाद आज वो कंपनी वन ऑफ द लीडिंग इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर है इंडिया में। फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे गए, हमने कहा अब इंडिया को एक्सपोर्ट हब बनाना है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, तो एक कंपनी है VVDN टेक्नोलॉजीज, जिसके बारे में आप ये तीसरी किताब में पढ़ोगे कि कैसे 4 पागल यंगस्टर्स जो यूएस में काम करते थे सिलिकॉन वैली में, और कहा उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इंडिया में वर्ल्ड के लिए मैन्युफैक्चरिंग करें। तो 15 साल पहले इंडिया आए चारों जन, 15 साल पहले, और उन्होंने बोला कि भाई सॉफ्टवेयर डिजाइन टू हार्डवेयर डिजाइन टू मैन्युफैक्चरिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिया, ताइवान एंड चाइना, ये तीनों का कॉम्बिनेशन क्या हम इंडिया में ला सकते हैं क्या? तो इन्होंने एक कंपनी बनाई जो सॉफ्टवेयर डिजाइन टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स इंडिया में करती है फॉर वर्ल्ड एट लार्ज। तो ऐसी और कंपनियां, ये तो एक एग्जाम्पल है, बट ऐसी और कंपनियों को हमें बैक करना चाहिए, तभी हम इंडिया को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं एज अ मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस। और सर एक चीज और, जैसे जिस जमाने में आपने करियर की शुरुआत की होगी, उस समय पैसा मिलना आसान था भी नहीं, था ही नहीं कुछ। हाँ, तो मतलब क्या आज की तारीख में वो माहौल बदल गया और लोगों के लिए एंटरप्रेन्योर बनना भी आसान है, और लोगों के लिए जो इन्वेस्टर हैं क्या उनके लिए एंटरप्रेन्योर्स में, नए बिजनेस में पैसा लगाना भी आसान है? देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप यदि आपके पास आइडिया है, कोई जबरदस्त आइडिया और आप पैशनेट हो उसके बारे में, तो आपको कोई ना कोई बैकर मिल जाएगा।
जो उस समय 87, 88 में नहीं था। आज आपको 5-10 करोड़ रुपए चाहिए, आपका क्वालिफिकेशन है, आप यदि कन्विंस कर सको, पिच बुक बना सको, आपको मिल जाएगा पैसा। और उसके बाद फिर एक पहला स्टेज होगा, 5-10 करोड़ रुपए मिल गया आपको, सीड कैपिटल मिल गया। उसके बाद आपका होता है जब आपको ग्रोथ कैपिटल, भाई आपने 100 करोड़ का टर्नओवर कर लिया, 5-10 करोड़ का नफा, अब आपको 1000, 2000, 5000 करोड़ टर्नओवर करना है। उसके लिए फिर कैपिटल चाहिए। वो कैपिटल विशाल और ये लोग सब देते हैं। सो वो चीज जो है ना, दैट वाज कंप्लीटली मिसिंग पीस। वो था ही नहीं। मतलब आप बैंक के पास जाओ, आप अपना घर गिरवी रखो तो वो आपको 25-50 करोड़ देंगे। फिर इन्वेंट्री, मतलब कोलेटराइज लेंडिंग होता था पूरा का पूरा। करेक्ट। तो अब जो है मतलब इक्विटी आ जाने से फिर उस बैंक भी खड़े हैं। फिर आप 500 करोड़ रुपये दे दिए इक्विटी, तो आपको 500-700 करोड़ का आपको बैंक से भी लोन मिल जाएगा। तो आपका काम पूरा बन गया। देन यू कैन एक्सपांड बाय 3x 4x। जैसे 3-4x हुआ, फिर उसके बाद पब्लिक मार्केट इज रेडी टू वेलकम यू, यू नो, फॉर वहाँ से 3x से 30x करने के लिए फिर पब्लिक मार्केट रेडी है। सो ऐसा हर स्टेज में एंटरप्रेन्योरशिप का हैंड होल्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सीड स्टेज, ग्रोथ स्टेज, एंड देन पब्लिक इशू स्टेज, एंड देन यू आर इन द, क्योंकि बीच में क्या लोगों की मोर्टिलिटी बहुत होती है। सी, आप पब्लिक मार्केट में कंपनी को डुबा नहीं सकते आप। हम प्राइवेट इक्विटी में डूबता ही डूबता है। अच्छा। हाँ, 12 कंपनी करेंगे, उसमें 1-2 कंपनी डूब जाती है, मतलब लिटरली नहीं पैसा गलत हो जाता है। तो वो तो होने वाला है। वो सब लॉसेस जो है ना ये लोग लेते हैं। बट टू कंपनसेट दैट, जो सक्सेसफुल कंपनी होती है वो बहुत कुछ करती है। 10, 20, 25, 50 गुना भी हो सकती है। होते ही सर, सबसे बढ़िया कौन सा वाला किया, ये बताइए। सबसे बढ़िया तो कहानी तो मतलब देखिए, एक जो हमारे पोर्टफोलियो में रहते हुए बना वो था एयू। लेकिन कई कंपनी जो है जो हमने बेच दी, जैसे मतलब ये डिक्सन जो है, डिक्सन हमने डिक्सन है, मिंडा है। सो डिक्सन हमने खरीदी थी 150-200 करोड़ रुपए में। अब वो हमने बेची 2000 करोड़ में, और भाव हो गया 25-30 हजार करोड़। ओह, अब पता ही नहीं है कि खुशी मनाए कि दुख करे। खुशी मनाओ, जो भी है, जो मिला उसमें खुशी। जब ये जो 3 कंपनियों का नाम लिया, डिक्सन, एयू और मिंडा, ये तीनों कंपनियों का कंबाइंड वैल्यूएशन जब हमने इनमें पैसा डाला वाज अंडर 500 करोड़। तीनों मिला के आज ये तीनों मिला के 90,000 करोड़ है। और शायद आने वाले 10 सालों में ये 4 लाख करोड़ की भी कंपनियां हो सकती है। अच्छा विशाल जी, इसमें एक सवाल पूछना, जाहिर सी बात है आप पैसा लगाते हैं इन कंपनी में, तो कुछ इन्वेस्टर से लेकर लगाते हैं। एक आम इन्वेस्टर मेरी तरह का कोई है, उसको प्राइवेट इक्विटी के जरिए पैसा लगाना है, तो क्या तरीका है? तो फंड्स हैं, मतलब जैसे हम मोतीलाल ओसवाल है और हमारे जैसे और बहुत सारे फंड्स हैं, और बहुत सारे फंड्स आएंगे। तो उनमें फंड मैनेजर को देखे, उनके कन्विक्शन को देखे, उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखे इंडिविजुअल का, उनका खुद का स्किन इन द गेम कितना है। जैसे हम कोशिश करते हैं कि 15 से 20% हर फंड का फर्म और टीम लगाए, ताकि सिग्निफिकेंट स्किन इन द गेम रहे। तो ये देखने की जरूरत है किस हिसाब से वो कंपनियों के बारे में सोचते हैं, इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं, वो देखें। और फिर और कोई मिनिमम इन्वेस्टमेंट्स भी, मिनिमम टिकट साइज जैसे सेबी प्रेस्क्राइब कर रखे हैं 1 करोड़, बट यू नो सम पीपल कीप इट 5 करोड़, सम पीपल कीप इट 3, बट 1 करोड़ इज अ प्रिस्क्राइब लिमिट फ्रॉम सेबी। तो मिनिमम उतना तो चाहिए। लेकिन यही है कि जब आपके पास अच्छा खासा पैसा हो, लॉन्ग टर्म विजन, तो फिर ये एक रूट है जो बढ़िया ये बहुत ही सही तरीका है देश को स्ट्रांग बनाने का। बिना प्राइवेट इक्विटी कैपिटल के, अनिल जी, शायद हम इकोनॉमिक पावर हाउस नहीं बन पाए। बिल्कुल ठीक बात है। तो इसीलिए जो आप काम कर रहे हैं वो लाजवाब है, और आई एम श्योर हमारे दर्शक इस किताब को जरूर पढ़ेंगे। माई वे 3.0, बहुत कुछ सीखने समझने को मिलेगा। और एक ये स्पेस जो काफी लोगों के लिए नई है, प्राइवेट इक्विटी, तो पावर ऑफ प्राइवेट इक्विटी अगर आपको जानना समझना है तो ये शो भी जरूर देखिए, और साथ ही इस किताब को भी जरूर पढ़िए। तो आपको समझ में आएगा कि नया हिंदुस्तान किस तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहा है। रामदेव सर और विशाल तुलसियान साहब, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस खास चर्चा में हमारे दर्शकों को पूरा गाइडेंस देने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए। और आज के शो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।